दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 5 दिन बीत चुके हैं और लगातार फलस्तीन पर हमला जारी है। और यह हमला कर कौन रहा है? वो इजराइल कर रहा है। किस इल्जाम में कर रहा है? इस इल्जाम में कि फलस्तीन का लड़ाका ग्रुप हमास ने उसके देश पर हमला कर दिया। वो देश जिस जमीन पर खुद इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। इजराइल पूरी की पूरी जमीन फलस्तीन की है और फलस्तीन पर कब्जा करके बैठा है इजराइल और कहता है कि उसके ऊपर लड़ाकों ने हमला कर दिया। कह रहा है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया और वो पूरी तरीके से सपाट कर देगा गाजा की जमीन को और हमास को ठिकाने लगाने के चक्कर में 23 लाख फलस्तीनी जो गाजा पट्टी में रहने वाले हैं उन सबका दाना पानी, यहाँ तक की दवाई, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज सब कुछ तबाह कर दिया। और स्कूल कॉलेज तो छोड़िए, वहां रहने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, हवा में बारूद घुल चुका है। इस तरह का कांड किया गया। जिस लड़की के फोटो को लेकर के हंगामा मचाया गया कि किस तरीके से आतंकवादी उसे नंगा करके उसके ऊपर थूक रहे हैं, उसकी बॉडी, उसके लाश के ऊपर पांव रख करके वो ट्रक में भर के, गाड़ी में भर करके टहल रहे हैं, जिस तस्वीर को दिखाकर पूरी दुनिया से इजराइल ने हमदर्दी बटोरी। वो तस्वीर भी पता चला कि जिस लड़की को दिखा रहे हैं वो तो गाजा के यानी हमास के एक अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। वो तो डेड बॉडी थी ना, वो तो मर चुकी थी ना। उस जर्मनी में उस लड़की की मां ने गुजारिश की है कि उसकी बेटी को सही सलामत उसके देश में वापस सौंपा जाए, क्योंकि उसकी बेटी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन तस्वीरों को दिखा करके इतना बड़ा हायतवा मचाया गया, फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरीके से बातें की गई, यहाँ तक कि जो पूरा प्रोपेगेंडा नैरेटिव गढ़ा गया गोदी मीडिया के जरिए, यहाँ तक कि देश के इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरीके से छीछा-लेदर करने की कोशिश की, इजराइल के हक को लेकर के गलत बयानी शुरू की, उसने तो और भी ज़्यादा गोदी मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया की भी पोल पट्टी खोल कर रख दी। लेकिन सवाल है कि जिस फलस्तीन के लेकर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, जिन फलस्तीनियों को इकट्ठे पूरे फलस्तीन को ही आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, उन फलस्तीनियों का क्या? वो कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जिस जमीन को अल-कुद्स कहते हैं, जिस जमीन को फलस्तीन कहते हैं, जिस जमीन पर रहते थे फलस्तीनी, वो फलस्तीनियों की जमीन कहाँ है? आज पूरे फलस्तीन की जमीन पर तकरीबन हर जगह कब्जा हो चुका है। बस वेस्ट बैंक का एरिया बाकी रह चुका है। गाजा भी पूरी तरीके से घेर लिया गया है। एक तरफ समंदर है, 3 तरफ जो है जमीन है, और तीनों तरफ से जमीन को घेर कर बैठा है इजराइल। हमास को खत्म करने के नाम पर, आतंकवादी समूह को, गुट को खत्म करने के नाम पर 23 लाख फलस्तीनियों की जान लेने की तैयारी हो गई है। क्या ये नरसंहार नहीं कहा जाएगा? पूरी दुनिया मुंह ताक रही है। विश्व गुरु अमेरिका ताली पीट रहा है, कह रहा है कि इजराइल जो कर रहा है उसका हक है, वो अपना बदला ले। पुष्टपनाही कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया, पुष्टपनाही कर रही है फ्रांस, ब्रिटेन और तमाम वो संगठन, तमाम वो तंजीम, तमाम वो देश जो हमेशा इजराइल के फेवर में खड़े रहते हैं, जो इजराइल के किए गए किसी भी अपराध के लिए उसके साथ खड़े रहते हैं। ये वॉर क्राइम है। 23 लाख फिलिस्तीनियों को जिंदा मारने की इतनी बड़ी कोशिश, ये एक वॉर क्राइम है। कहाँ शक्ल दिखाएगा अमेरिका? कहाँ शक्ल दिखाएगा ब्रिटेन? कहाँ शक्ल दिखाएगा फ्रांस? और सबसे बड़ी बात, कहाँ शक्ल दिखाएगा इजराइल? और शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, जो ये कहते हैं कि हमास के लड़ाके आतंकवादी हैं, जो कहते हैं कि फलस्तीन आतंकवादी है, जो ये कहते हैं कि फलस्तीनियों ने चरमपंथी हमला किया है, आतंकवादी हमला किया है। हमास पर हमला करना है तो हमास को खत्म कर दो, हमास को मार दीजिए, कौन बुरा कहेगा? हमास ने आपके साथ जो किया सो किया, आपने भी उनके साथ ऐसा किया। आप बरसों से फलस्तीन के खिलाफ यही काम करते आए हैं। आप बरसों से फलस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाते आए हैं। एक औरत की नग्न तस्वीर आ गई तो इतना हंगामा मच गया, पूरी दुनिया इसे मानवाधिकार की बात करने लगी, पूरी दुनिया में इसे ह्यूमन राइट वायलेशन का नाम दिया गया, पूरी दुनिया में हमास के इस कदम की आलोचना की गई, इसे दहशतगर्दी करार दी गई, इसे बर्बरता, निर्दयता, जो कुछ भी कह लें शब्द कम पड़ जाएंगे। सही है, हमास ने यह काम किया, औरत के साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो औरत जिंदा है। ठीक है, उसने बड़े बूढ़ों पर हमला किया, मासूम लोगों की हत्या की, लेकिन यह काम तो आप भी करते आए हैं, 1-2 साल से नहीं, 70 साल से करते आए हैं। 1948 से लेकर अब तक कितने लोगों को आपने ऐसे ही मारा। उस दौर में मीडिया का जमाना नहीं था, उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी,
उस दौर में टेलीविजन न्यूज चैनल्स नहीं थे, उस दौर में सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं थे। जिस दौर में फलस्तीनियों को चुन चुन कर मारा गया, घेर घर कर लाखों लोगों को मारा गया, जिसमें बेशतर तादाद जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चों की रही है। इसे बोलते हैं नरसंहार नहीं, इसे बोलते हैं नस्लकशी, इसे बोलते हैं जनसंहार। वो जैसा जनसंहार जिसमें औरत और बच्चों को मार दिया जाता है ताकि उनकी नस्ल दोबारा आबाद ना हो सके। फलस्तीन की जमीन बहुत ही मुकद्दस जमीन है, नबियों की सरजमीन है, और इस जमीन को लेकर खून बहाने वाला सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन और उसके तमाम वो एलाई जिन लोगों ने खून बहाव और राज करो में यकीन किया, जिन लोगों ने वियतनाम पर कब्जा किया, जिन लोगों ने इराक पर कब्जा किया, जिन लोगों ने अफगानिस्तान पर बरसों तक राज किया, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में जहां उनको मौका मिलता है पूरी दुनिया में अपना मतलब साधने के लिए किसी भी आतंकवादी संगठन को खड़ा कर देते हैं। हमास ने जो किया इजराइल में वो बेशक निंदनीय है, उसकी जितनी भी आलोचना होनी चाहिए कम है, लेकिन यही काम इजराइल करता आया है। इजराइल फलस्तीन के मासूम शहरियों पर हमला करता आया है, चुन चुन कर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारता आया है। और ऐसा नहीं है कि उसकी तस्वीरें भारत में ना आई हो, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में आती रही हैं। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आलोचना करने वालों में गैर मुसलमान देश भी थे, क्योंकि मुसलमान देशों ने जब थाली और प्याली देखी तो उनका ईमान डगमगा चुका है। थाली और प्याली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पलटी मार सकते हैं। उनका भरोसा कभी था नहीं और ना अभी भी है। उनसे ज्यादा उम्मीद लगानी बेकार है। दुनिया के तमाम देश मिलकर के इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इसका हल क्या है। कब तक ये खूनरेजी होती रहेगी? कब तक होती रहेगी ये खूनरेजी? कब तक मरते रहेंगे मासूम बच्चे? हम बिल्कुल भी वार के समर्थन में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई वार हो। जंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला होता है, और कोई भी जंग तभी खत्म होती है जब दो पक्षों के लोग, एक दूसरे को न देखने वाले लोग जब एक साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, भिड़ने के तमाम चीज़ों को छोड़कर जब एक साथ बैठते हैं, तब दुनिया की बड़ी सी बड़ी जंग को रोका जा सकता है। टू नेशन थ्योरी की बात कितने ज़माने से चली आ रही है। जितना भी यूनाइटेड नेशन ने करारदाद पास किए, उन सब के खिलाफ वर्जी करने वाला कोई और नहीं था, खुद इजराइल था। जो भी समझौते हुए, जो भी मुआहदे पास किए गए, उन सब को तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ इजराइल था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ विश्व गुरु अमेरिका खड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ब्रिटेन खड़ा है, कॉलोनियल सिस्टम जिसने जमाने तक राज किया वो खड़ा है। इसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं। ये उस मुकद्दस जमीन का मुद्दा है जिस जमीन पर किबला अव्वल है, जिस जमीन पर मस्जिद अल अक्सा है, जिस जमीन पर नबियों ने कदम रखा, जिस जमीन को मुकद्दस सरजमीन कहा जाता है, जिस जमीन पर नंगे पांव चलने में खुशनसीबी होती है, जिस जमीन पर हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कदम रखे, इसलिए नहीं कि वहाँ खूनरेजी होती रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इस ज़मीन को दूसरी तीसरी बार इसको जीता, 90,000 से ज़्यादा पिछली हार के दौर में जब उस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था गैरों के ज़रिए, तब 90,000 मुसलमानों को काट के फेंक दिया गया था। इतिहास में यह भी कहा जाता है, दावा करने वाले मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि घुटनों तक वहाँ पर घोड़े सवार होने पर घोड़ों के घुटने तक वहाँ खून ही खून था। 90,000 लोगों का खून बहाया गया। लेकिन जब एक अरसा के बाद मुसलमानों ने उस ज़मीन को दोबारा हासिल किया, अपने कुव्वत के आधार पर, अपने कुव्वत के दम पर जब उसे हासिल किया, तो एक भी खून नहीं बहाया गया। वो बदला नहीं लिया गया, कसास नहीं लिया गया, जान के बदले जान नहीं लिया गया कि आपने 90,000 मुसलमानों को कत्ल किया तो हम भी फ़लस्तीन में रह रहे लोगों का कत्ल करें। ऐसा नहीं किया गया। इसे कहते हैं दिलदारी। और जानते हैं क्यों? खून इब्राहिमी है। खून इब्राहिमी, यहूदी भी इब्राहिमी, ईसाई भी इब्राहिमी, और मुसलमान तो इब्राहिमी है नहीं। क्यों लोग एक दूसरे का खून बहाएंगे? हर यहूदी जायनिस्ट नहीं होता, हर क्रिश्चियन नाइट नहीं होता, धर्म योद्धा नहीं होता, हर मुसलमान कातिल नहीं होता, आतंकवादी नहीं होता। जिस तरीके से बनाकर पेश किया गया, दशकों दशक तक अफगानिस्तान पर राज करने वाले क्या करने गए थे? अफगानिस्तान में किसे मारने गए थे? लादेन को, अलकायदा को? कौन है ये लोग? इनको किसने खड़ा किया? यूएसएसआर
सोवियत रशिया जब उसने तमाम अफगानिस्तान खत्ते पर हमला किया तो उस वक्त मुजाहिदीन को खड़ा करने वाला कौन था? अमेरिका था। अमेरिका ही था ना। अमेरिका ने हथियार बांटे, अमेरिका ने कई ग्रुप खड़े किए, सबको हथियार बांटे, कहा लड़ो, लड़ना शुरू किया। क्या था उस वक्त अमेरिका में? क्या उस वक्त लादेन पैदा था? लादेन जैसे टेररिस्ट को पैदा करने वाला अमेरिका, अलकायदा को जन्म देने वाला अमेरिका। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जब वही अफगान कहते हैं कि हमारी सरजमीन को छोड़ो, यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए, सोवियत रशिया अलग अलग कई मुल्कों में, छोटे छोटे कई मुल्कों में बट गया। लेकिन फिर हुआ क्या? जब उन लोगों ने कहा कि हमारा इलाका खाली करो, तो अमेरिका हाथ पांव बांध कर वहीं बैठ गया, मैं बढ़ने को तैयार नहीं। तब अमेरिका के बांटे गए हथियार, अमेरिका के बांटे गए बड़े बड़े खतरनाक हथियारों के दम पर उन्हीं अफगानियों ने फिर से लड़ना शुरू किया। 20 साल तक लड़े, 20 साल तक लड़ा गया है ये जंग, 20 साल तक लड़ी गई। दुनिया का सुपर पावर जिसके साथ नेटो गठबंधन शामिल हो, कई देश जो मिल करके लड़ रहे हों, वो देश भी शामिल था जो अपने आप को आगे चल के भविष्य में इस्लाम का खलीफा दिखाना चाहता था, तुर्की। वो भी नेटो गठबंधन का हिस्सा है, वो भी तो लड़ रहा था अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया ने देखा कि जिन अफगानियों से बरसों बरस तक इन्होंने जंगें लड़ी, जिन अफगानियों को, जिन तालिबानियों को इन लोगों ने जूते की नोक पर रखा, जिन तालिबानियों को इन लोगों ने आतंकवादी टेररिस्ट घोषित किया, उन्हीं आतंकवादियों से, उन्हीं दहशतगर्दों से, उन्हीं टेररिस्टों से एक मेज पर बैठकर विश्व गुरु अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका बैठ करके करारदाद करता है, समझौता करता है और गिड़गिड़ाता है कि हमारे सैनिकों को सकुशल विद सेफ्टी वहां से अफगानिस्तान से बाहर निकलने दो। दुनिया का सुपर पावर ऐसा क्यों गिड़गिड़ा रहा था तालिबान के सामने? क्या किसी ने सोचा? ये मैं कोई इतिहास बयान नहीं कर रहा हूं, ये हाल के दिनों के 2 साल 3 साल के अंदर की हुई चीजें हैं। गिड़गिड़ा करके अमेरिका अफगानिस्तान के हाथ पैर जोड़ करके समझौता करता है, मुआहिदा करता है, और जब यहां से गया तो आज हिम्मत नहीं हो रही है कि उसी तालिबान को आतंकवादी कह दें। भाई कल तक तो बड़े दिनों तक लड़ रहे थे, वो तो आतंकवादी थे, उनसे समझौता करने की जरूरत क्या थी? तुम तो सुपर पावर देश थे। जो इराक सद्दाम हुसैन के दौर में शांत था, तरक्की कर रहा था, डेवलप कर रहा था, लेकिन तेल के कुओं ने पश्चिमी देशों को खींचकर इराक तक ला दिया। तेल में इतनी ताकत होती है कि वो एनर्जी भी पैदा करता है, एनर्जी बर्न करता है, और उस तेल के अंदर इतनी मैग्नेटिक पावर है कि पश्चिमी देशों को खींच करके अरब की सरजमीन पर खींच लाता है, घसीट कर लाता है। सद्दाम हुसैन पर वॉर क्राइम, यहां तक कि स्थानीय लोगों की, जनसमूह की हत्या के आरोप सब लगाए गए, और एक मेजर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया पूरे दुनिया के लोगों का वहां जा करके हमला करने के लिए कई देशों को दोबारा इकट्ठा होकर के अमेरिकी गठबंधन में शामिल होकर के इराक पर हमला करने के लिए एक बहाना तलाश किया गया, तैयार किया गया, फर्जी तरीके से तैयार किया गया। कहा गया कि उसके पास इतने बड़े खतरनाक रासायनिक हथियार हैं तो पूरी मानवता, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत और पूरे पश्चिमी जगत को हिला सकता है। लड़ा गया अफगानिस्तान में, अमेरिकी सेनाएं गई, नाटो की सेनाएं गई, खड़ा किया गया, लड़े भिड़े। इराक में लड़े भिड़े अमेरिका और उसके सहयोगी संगठन, उसके सहयोगी देश गठबंधन बना करके लड़ते हैं उसी इराक में, उसी इराक के तेल के कुओं पर कब्जा करते हैं, तेल के कुओं का मौज उड़ाते हैं, तेल का आनंद लेते हैं। आज भी वो इराक ढंग से शांत नहीं हो सका, जबकि अमेरिका का वहां इतना बड़ा सैन्य अड्डा बनाया गया, बाद में उसी सैन्य अड्डे को वापस हटाया गया। करने क्या गए थे और कर क्या रहे थे? बाद में पता चला कि भैया वो तमाम दावे झूठे थे कि सद्दाम के पास ये चीज़ है, वो चीज़ है। आखिर मकसद क्या था आपका वहाँ जाने का? ये चीज़ क्लियर आज तक इन लोगों का मंसूबा साफ नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर हाथ पैर जोड़कर शांत हो जाते हैं। जब इराक से निकलने की बारी आई तब एक और संगठन पैदा होता है, उसका नाम होता है ISIS,
अरबी में इसको बोलते हैं दाइश, और नाम भी क्या रखा इसने, ISIS, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया, नाम भी ऐसा इस्लामिक स्टेट। उस टेररिज्म में, उस दहशतगर्दों के नाम में इस्लामिक स्टेट आया, ताकि लोग देखें कि इसमें इस्लामिक शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे इस्लामिक कहा गया, उसे इस्लामिक आतंकवाद कहा गया, सब कुछ कहा गया। पूरे इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम किया गया खुल्लम खुल्ला। बहुत से लोगों की गर्दनें काटी गई। पता नहीं, आज तक क्लियर नहीं हो सका, आज तक क्लियर नहीं हो सका कि इस्लामिक स्टेट नामक दाइश संगठन ने, आतंकवादियों ने, अंग्रेजी बोलने वाले उन अंग्रेजों ने, नकाबपोशों ने कितने लोगों का गला रेता, और जितने लोगों का उसने गला रेता वो जेन्युइन पर्सन थे या नहीं थे? क्या वो सीन स्टूडियो में शूट किए गए थे, या सचमुच में उस तरह की हत्याएं की गई थी? लेकिन उसके बाद मुसलमानों की एक ऐसी छवि बनाई गई कि चलता फिरता सड़क चलने वाला हर राहगीर मुसलमान एक चलता फिरता आतंकवादी नजर आने लगा, पूरी दुनिया में नजर आने लगा। ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन तक सीमित नहीं है, ये मामला सिर्फ इराक तक सीमित नहीं है। जिस ISIS को खड़ा किया गया उसने किसको मारा, किसको गोलियों से छल्ली किया, किसकी इमारतों को तोड़ा? जो इमारतें अमेरिका की बमबारी से नहीं गिर सकी, उन इमारतों को, उन दरगाहों को, उन मज़ारात को खत्म किया किसने? इसी ISIS अंग्रेजों के संगठन ने, जो अंग्रेजी बोलते थे, जो बड़े बड़े खतरनाक हथियार लेकर के चलते थे। इनको हथियार देने वाला कौन था, और इनके हाथ में जो हथियार आए वो कहां के थे? पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन बोलने की ना तो किसी में हिम्मत है और ना किसी की इतनी हैसियत है कि वो अमेरिका जैसे देश को चैलेंज कर सके। जो ISIS इतना नरसंहार कर रहा था, उसे जब मुसलमानों ने खुद ही मारने का बेड़ा उठा लिया, छोटे छोटे मिलिशिया बनाए गए, हथियार देकर के कहा गया लड़ो ISIS से, वरना ये तुम्हारी जमीनें भी छीन लेंगे, तुमको भी मार देंगे। वो मारने वाले जो लोग थे, जो ISIS के लोग थे, किसको मार रहे थे? मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहे थे। गर्दनों के गट्ठर बना बना के ट्रक के ट्रक सिर्फ वहां पे मुंडियां नजर आती थी इंसानों की। वो कोई वॉर क्राइम के लोग नहीं थे। जो काम इज़राइल कर रहा है वही काम ISIS के आतंकवादी मुसलमानों के साथ कर रहे थे। जब सीरिया, ईरान जैसे देशों ने, इराक जैसे देश ने जब अपनी सरजमीन से इस आतंकवादी को साफ करने का मंसूबा बनाया, छोटे छोटे मिलिशिया बनाए, उन लोगों ने लड़ना शुरू किया, तब जाकर के ये ISIS कमजोर पड़ा। और ऊपर से जो ISIS से लड़ने वाले लोग थे उनको अमेरिका ने मार दिया। कासिम सुलेमानी नाम का ईरानी कमांडर, जो ISIS से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ा, जिसने ISIS को बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर सफाया किया, उस ISIS को कत्ल करने वाले, उस ISIS से लड़ने वाले, उस ISIS का सफाया करने वाले, उस आतंकवादी संगठन को मार भगाने वाले मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी का बाकायदा अमेरिका मर्डर कर देता है, मार देता है। कासिम सुलेमानी ईरान का कमांडर थे, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़े, उन आतंकवादियों से लड़े जो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कहते थे अल्लाहु अकबर, जो अपने झंडे पर लिख करके चलते थे अल्लाह मोहम्मद रसूल। तो जरूरी नहीं कि कलमा पढ़ने वाला, अल्लाहु अकबर करने वाला हर शख्स मुसलमान हो। और ये जो वार क्राइम चल रहा है, पूरी दुनिया को सामने आना होगा। इसमें नाही नुकुर करने की जरूरत नहीं है। जो आतंकवादी है उसे खुल करके कहिए कि आतंकवादी तुम हो, तुमने फलस्तीनियों को मारा, तुम लोग आतंकवादी हो, खुल करके कहिए। एक ही मुंह से गाना और एक ही मुंह से एक ही टाइम पर रोना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक बार में नहीं हो सकती, लेकिन ये करने की कोशिश हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। 23 लाख फलस्तीनी गाजा पट्टी पर मौजूद हैं और गाजा पट्टी पर उनको भूखे प्यासे मारा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के वहां हॉस्पिटल हैं, उसको तोड़ दिया गया। क्या उस हॉस्पिटल में हमास था?
आपको लड़ना है, डियर इजराइल, आपको अगर लड़ना है, हमास से लड़ना है तो हमास से लड़िए। उस 23 लाख आबादी का कसूर क्या है जिसको आप मार रहे हैं भूख से, प्यास से, अंधेरे से, दवाई बिना इलाज के? किसको मार रहे हैं? वो तो पहले से ही आपके जुल्म और सितम से सताए हुए लोग हैं। हमास के नाम पर आप क्यों मार रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि हमास ने ये हमला करके आपको सबसे बड़ी मुसीबत से बचाया है? जो आपने करप्शन किए हैं इजराइल में, इजराइल की आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो गई थी, जो आपको कुर्सी से हटाने के लिए तख्ता पलट करने के लिए तैयार थी। उसने हमास पर आपने जो हमला किया वो तो आपने सिर्फ फलस्तीनियों को मारने के लिए किया। मासूम फलस्तीनी औरतें हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमास ने जो हमला किया उसने तो इजराइल की आर्मी पर हमला किया। क्यों? क्योंकि इजराइल के एक एक लोग को, कोई भी किसी तरह का आदमी, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना मस्ट है। तो ये तो ट्रेंड लोग थे, कैसे घुस आया? आज भी ये बहुत बड़ा सवाल है। हमास कैसे घुस करके अंदर तक चला आया? पैराशूट से वो लैंडिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग से हथियार लेकर के वो आते हैं, लोगों को मारते हैं। किसको मारते हैं? उन लोगों को जो सड़क पर इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, महीनों से धरना दे रहे थे। क्योंकि सड़क पर तो वही लोग थे, चप्पे चप्पे पर तो वही लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल जो अपने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे। हमास ने किसको फायदा किया? हमास से आप बेशक अपनी जाइए, दिल की भड़ास निकालिए, दुश्मनी निकालिए, उनको मार कर काट कर फेंक दीजिए, लेकिन क्या हमास का मतलब फलस्तीन है? क्या फलस्तीन का मतलब हमास है? पूरी दुनिया शर्म करो। अभी भी अगर होश नहीं आए तो ये कब्जा करने वाली आदत जो है इजराइल की, वो किसी भी देश को नहीं छोड़ेगी। जो अरब देश चाय पानी और नाश्ते के लिए कुछ भी कर जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, मौका आने पर शिया, सुन्नी और अहले हदीस के नाम पर मजहब का रोना रोते हैं, नौटंकी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो आग अभी बाहर नजर आ रही है वो आग आपके भी घर में नजर आएगी। राहत इंदौरी ने, इंडिया के राहत इंदौरी ने बहुत ही खूब एक शेर फरमाया था, मरहूम ने। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका शेर आज भी गूंजता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो वहां सिर्फ फलस्तीन थोड़ी है, उसके बगल में सूडान भी है, जॉर्डन भी है, उसके बगल में मिस्र भी है, उसके बगल में सऊदिया भी है, उसके बगल में इराक भी है, ईरान भी है, उसके बगल में तुर्की भी है। क्योंकि दूरियां खत्म होती जाती हैं, दूरियां खत्म होती जाएंगी। जब एक बॉर्डर क्रॉस करता चला जाएगा मुल्क का मुल्क, जब वो देश की जमीन हड़पता जाएगा, तो आज नहीं तो 100 साल के बाद वो बहुत बड़ी जमीन को हड़पेगा। क्योंकि वो आज तक ऐसा ही करता आया है। उसका इतिहास रहा है जमीनों को हड़पने का, उसकी तारीख रही है लाशों के ऊपर सियासत करने की, और आज भी लाशों के ऊपर सियासत हो रही है। इतना बड़ा हमला हो गया, 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए, 950 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो गए। मर तो दोनों तरफ के लोग रहे हैं। हम इसे यहूदी कट्टरता का नाम बिल्कुल नहीं दे सकते। इजराइल में हर तरह के लोग, इजराइल में एक बड़ी आबादी है जो सेक्युलर है, वो उतना ही 3 वक्त की नमाजी है जितना 5 वक्त का नमाजी अरब वाले हैं। इजराइली भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाजी होते हैं, वो भी सिर पर टोपी रखते हैं। उनकी नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, अजान देने का तरीका अलग है। लेकिन देख करके आप जान जाइए, हाँ कौम मूसा तो ये भी है। कौम मोहम्मदी वालों का पता नहीं है कहाँ है। कौम मोहम्मदी वाले चाय पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चाय पानी क्या है इसका आज तक ढंग से पता नहीं लगाया जा सका। पता नहीं ऐसी कौन सी दौलत इनको मिल जा रही है ऐसी कायरता के लिए। आप इजराइल से लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान से जख्मों पर मरहम तो लगा सकते हैं। चाहे इधर के लोग मरे हों चाहे उधर के लोग मरे हों। बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप मुसलमान हो तभी आप बोलेंगे किसी मुसलमान के मरने पर। हिंदू भी बोलता है। भारत की सरकार अब तक तो फलस्तीन को अपना हमसाया मुल्क मान रही थी, अपना हमदर्द मान रही थी। लाखों करोड़ों मिलियन का बजट फलस्तीन की तरक्की के लिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू वो दे चुकी है। भारत की सरकार की बात कर रहे हैं।
लेकिन ये सोचना होगा कि क्या यहां सिर्फ हमारा मकान है? हमारा मकान नहीं है, ये दुनिया सबका है। वासुदेव कुटुंबकम। फिलहाल क्या करेंगे इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।